हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 दादी माँ चैप्टर का शेष भाग पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। तो आइए शुरू करते हैं। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। इस 2-3 लाइन के पैरा में लेखक कहना चाहते हैं कि उनकी दादी माँ का मन जो है बहुत ही विनम्र है और वो दादी माँ की उदारता का वर्णन करना चाहते हैं। इसमें आगे देखिए, किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस तरह उनके भाई की शादी में जब वे बारात नहीं जा पाए तो उनकी दादी माँ ने उनको एक चारपाई में चादर उड़ाकर चुपके से सुला लिया और जब औरतों का नाच गाना शुरू हुआ तो उन औरतों को उस पर आपत्ति हुई और उनकी दादी माँ ने उनको डांट मार खाने से बचा लिया। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला लिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं और भेद खुल जाए तो निकाल कर बाहर कर दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जो भागा और दादी माँ के पास आकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। यहाँ पे लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब वो चारपाई में दादी माँ ने उनको चादर उड़ाकर जब सुला लिया था तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रही थी। तो लेखक जो था भाभियों की हंसी मजाक सुनकर अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और भांडाफोड़ हो गया, मतलब उनकी चोरी पकड़ी गई। फिर उनकी भाभी वगैरह जो थी उनको चिढ़ाने लगी कि ये कौन बच्चा सोया हुआ है, लाओ इसको भूख तो नहीं लग रही, लाओ दूध पिला दें इसको। तो ये सारी मजाक उनके साथ होने लग गई। फिर लेखक शर्माकर अपनी दादी माँ के आंचल में छुप गए, जाके उसकी छाया में छुप गए जाके पीछे, जैसे उन्हें अभयदान मिल गया। अभयदान का मतलब सारी गलतियों की क्षमा मिल गई हो। नेक्स्ट पैरा में देखिए, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का बात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे।
दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति और डामाडोल कर दी। लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि परिस्थितियों का बात्या चक्र का क्या मतलब होता है? वावंडर या आंधी, यानी जीवन को कैसे सूखे पत्ते की तरह नचाता है, अर्थात हमारा जीवन परिस्थितियों के खेल में कैसे खेलने लगता है हम खुद नहीं जानते। हमारा जीवन हमारी परिस्थितियों के अधीन है और जैसे परिस्थितियां उसे अच्छी या बुरी होती हैं वैसे ही तो हमारा जीवन भी उसी हिसाब में बदल जाता है। तो वे बताते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनकी दादी माँ बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी और उन्हें संसार क्या एक छलावा लगने लगा। छलावा यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि धोखे की टट्टी लगने लगा, मतलब एक छलावा लगने लगा, एक धोखा लगने लगा उनको। संसार कैसा? छल कपट से भरा हुआ, ठीक है। और क्योंकि दादाजी जो है स्वयं जो आगे भेजकर पीछे जाने की बात करते थे, अर्थात दादाजी कहते थे कि पहले दादी माँ की मृत्यु होगी और उसके बाद वो मरेंगे, लेकिन दादाजी उन्हें पहले छोड़कर चले गए और उनकी शुभचिंतकों ने या मित्रों ने उनकी स्थिति और डामाडोल कर दी। कैसे? और ज़्यादा बिगाड़ दी, क्योंकि सारे दोस्त कैसे थे? मुंह में राम बगल में छुरी जैसे थे। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी यहाँ पर एक मुहावरा है। इसका मतलब है मुंह पर तो चिकनी चुपड़ी करने वाले और पीठ पीछे बुरा भला कहने वाले। तो ऐसे दोस्तों ने उनकी स्थिति, उनकी कंडीशन को और ज़्यादा डिस्टर्बेंस में डाल दिया था। नेक्स्ट पैरा में पढ़ते हैं, दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। अर्थात उनके दादाजी के श्राद्ध में उनके पिताजी ने अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से जो पैसा लेकर सारा खर्चा किया था और दादी माँ ने इनके लिए काफ़ी मना किया था, तो अब यही दोस्त उनसे उस पैसे को मांग करने लग जाते हैं और उनके घर की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। इसके बाद वे बताते हैं कि दादी माँ की मृत्यु के बाद दादाजी की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत उदास रहने लग गई थी और माघ का महीना था, मतलब जाड़े के दिन का जो जनवरी का महीना चल रहा होता है वो, तो उस माघ के महीने में कड़ाके का ठंड पड़ रहा था। जनवरी में तो बहुत ठंडी पड़ती है ना बच्चों। तो उसी ठंडी की एक शाम उन्होंने अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा उदास देखा और देखा कि उनकी प्रेम से भरी अधीर आँखों में आंसू भरे हुए हैं और वे बहुत देर तक अपनी दादी माँ के पास बैठे रहे। फिर दादी माँ ने आंखें खोली तो फिर लेखक ने क्या कहा धीरे से, दादी माँ कहती हैं, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। यहाँ पर इस भाग में लेखक ने यही बताया है कि जिस समय उनके दादाजी की मृत्यु के बाद देने वालों का पैसा उनके पिताजी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनके पिताजी ने जितनों को कर्जा दिया था उन लोगों ने भी
जब पैसा नहीं चुकाया और पैसे की उन्हें किल्लत और परेशानी रहने लग गई, तो उनकी दादी माँ ने ऐसी परेशानी भरे समय में उनके दादाजी का कंगन बेचने के लिए दे दिया, ठीक है, ताकि कर्ज का पैसा चुकाया जा सके। क्या है यहाँ पर, वो पूरा इसमें इस नेक्स्ट पैरा में पूरा ब्यौरा देती हैं। क्या है, वो दादी माँ को उठाते हैं। फिर इस नेक्स्ट पैरा में क्या है, जो मैंने वर्ण किया है वही, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। किसका माथा सहलाते हुए कहा, अपने बेटे का माथा सहलाते हुए कहा कि बेटा रोता क्यों है, मैं तो अभी हूँ ना। बड़े बूढ़े हम लोगों को समझाते हैं ना कि अभी हम जिंदा हैं, तुम क्यों चिंता करते हो। इसी तरह से दादी माँ ने भी लेखक के पिताजी को उनके माथे पर हाथ सहलाते हुए कहा कि तू क्यों चिंता करता है बेटा, मैं हूँ ना अभी। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली और उन्होंने कहा कि तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। सच में हम जब उदास होते हैं या हमारी से कोई विदा हो जाता है, यानी कि संसार से इस हमेशा के लिए कोई चला जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है हमारे परिवार के व्यक्ति की, तो हमें उसे याद करके भी आंसू आ जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर दादी माँ की थी। तो उनका गला भर आता है इस दुख भरी घटना को सोचकर और समझकर। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखा था मतलब संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सोच कर चलते हैं। आगा पीछा सोच कर चलते हैं का मतलब क्या है कि मतलब आगे की परिस्थितियों के लिए हिसाब किताब बनाकर रखते हैं, कि आगे परेशानियों में पैसा जोड़ कर रखते हैं, जेवर खरीद कर रखते हैं कि आगे हम भगवान ना करे किसी के यहाँ कोई परेशानी हो, लेकिन वो हमेशा आगे की बात सोच कर रखते हैं कि आगे आने वाली परेशानियों के लिए हमें इतना पैसा जोड़ कर रखना चाहिए। तो इसी तरह से दादी माँ ने भी अपने गहने जो थे आगे आने वाली परेशानियों के लिए जोड़ कर रखे हुए थे। नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ते हैं, सचमुच मुझे दादी माँ शावभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी नहीं रही। इस अंतिम पैरा में लेखक कहना चाहते हैं कि जो दादी माँ नहीं रही, जो लेखक छुट्टी की बात सोचकर वो कुछ सोचने लगे थे, तो उस पैरा से इन्होंने जोड़ा इस अंतिम पैरा यानी पद को। अब हम पहले पैराग्राफ से जोड़ते हुए आगे पढ़ेंगे कि जहाँ लेखक को अपनी दादी माँ की एक धुंधली सी छाया या छवि नज़र आ रही थी, और फिर उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में काफ़ी बातें याद कर ली। तो आगे उन्होंने लिखा है कि वो धुंधली छाया जो उन्हें दिख रही थी वह धीरे धीरे विलीन हो गई मतलब गायब होती चली। उन्होंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया आया है, मतलब दिन का काफ़ी वक्त गुजर गया है, और उनके हाथों में उनके भाई का पत्र है जिस पर कि उनकी दादी की मृत्यु की खबर लिखी है, और उनकी आंखों में उस खबर को पढ़कर आंसू भर आए हैं, और लिखावट उन्हें चींटियों की कतार की तरह लग रही है, दिख रही है जैसे, और वह पढ़ने में नहीं आ रही है। जब आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं तो क्या होता है, हमें लिखा हुआ नहीं समझ में आता है ना, धुंधला हो जाता है वो, क्योंकि आंखों में आंसू भर चुके हैं और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी देवी जैसी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सच में बहुत ही अच्छी कहानी थी ये दादी माँ के ऊपर। सभी बच्चों की अपनी अपनी दादी होंगी। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से बसंत
से चैप्टर 2 दादी माँ पढ़ा और लेखक ने इस पाठ के द्वारा हमें अपनी दादी माँ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि वे कितनी अच्छी थी। हम लोगों की दादी माँ भी बहुत प्यार करती ना हम लोगों से। सबसे बच्चों अपनी दादी माँ को बहुत सारा प्यार करो और उनकी ज़रूरतों को समझकर उनकी हेल्प करो। उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, तो बच्चे अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते हैं, है ना। और सभी को अपनी दादी माँ से बहुत सारा प्यार करना चाहिए और उन्हें बहुत सारा रिस्पेक्ट और प्यार देना चाहिए।